नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पूरी दुनिया में तालाबंदी को लेकर बहस चल रही है। क्या तालाबंदी करने से संक्रमण को रोका जा सकता है या फिर संक्रमण रोकने के दूसरे उपाय नहीं कर पाने के कारण तालाबंदी की नौबत आती है? पहले मुर्गी या फिर अंडा वाला सवाल हो गया है। लेकिन आप दुनिया भर में निगाह दौड़ाएं तो सभी सरकारें इन्हीं के आसपास फैसले ले रही हैं। अमेरिका जो कह रहा था कि लॉकडाउन हटा देगा, उसने 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है, क्योंकि उसके ग्रामीण क्षेत्रों से खेतीहर क्षेत्रों में भी संक्रमण काफी तेजी से फैलने लगा है। भारत में 3 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। आप जानते हैं कि भारत के 737 जिलों में से 377 जिले संक्रमण से प्रभावित हैं। 5 राज्य ऐसे हैं जहां 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की दलील भले ही यह है कि भारत में संख्या के डबल दुगने होने की रफ्तार दुनिया के बड़े देशों से बहुत कम है। हम औसतन 5 या 6 दिनों में अपनी संख्या को दोगुनी कर पा रहे हैं। एक बड़ा सवाल आ रहा है टेस्ट को लेकर। अगर भारत टेस्ट कम कर रहा है तो हमें क्या पता कि हमारी संख्या कम है या ज्यादा है? वो वास्तविक जानकारी हमारे पास है या नहीं? कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टेस्टिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत 10 लाख की आबादी पर बहुत कम ही टेस्ट कर रहा है। जब तक हम इसे नहीं बढ़ाएंगे, हम वायरस का पीछा तालाबंदी से नहीं कर सकते हैं। इसके कारण अर्थव्यवस्था और तबाही की तरफ जाएगी। और इसी दौरान अगर हम तालाबंदी कर रहे हैं तो हमारे लड़ने की तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए और बेरोजगारी की जो सुनामी आ रही है उसकी योजनाएं पहले से तैयार हो जानी चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी जी से बहुत चीजों में डिसएग्री कर सकता हूं, करता हूं, मगर आज लड़ने का टाइम नहीं है। आज देश के साथ देश को एक करके वायरस से लड़ने का टाइम है। What is the real weapon against the virus? The biggest weapon. The biggest weapon is testing. Testing at scale so you know where the virus is moving and you can isolate the virus, you can fight the virus and you can target the virus. Now I want to give you a few statistics on testing. I think our testing rate is 199 out of a million. And if you look at all the tests that we've done over the last 72 days, it works out to approximately an average of 350 tests per district. Now, this is in no way enough to tell you how the virus is moving. So the central theme is if you want to fight the virus, you have to increase testing dramatically. राहुल गांधी का सवाल यह है कि 10 लाख की आबादी पर इतने कम टेस्ट भारत क्यों कर रहा है, जबकि फरवरी, मार्च और अप्रैल आधा बीत जाने पर दुनिया के कई बड़े देश ज्यादा टेस्ट करने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय अपने जवाब में इस सवाल को गायब कर देता है। इस सवाल का सीधा सीधा कोई जवाब नहीं देता, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ग्राफिक्स जारी किया है और अपने तरह से जवाब देने का प्रयास किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय इस ग्राफिक्स के जरिए यह बताना चाहता है कि जब अमेरिका में 10,000 मामले सामने आए थे तब 1,39,878 टेस्ट वहां हुए थे। जब भारत में 10,000 केस आए तो उस दिन तक 2,17,554 टेस्ट हुए थे। भारत का जोर है कि हम ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव की संख्या हमारे यहां कम है। क्या इस डेटा से हम 33 लाख टेस्ट करने वाले अमेरिका के सामने खुद को रख सकते हैं और इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि हम टेस्टिंग कम कर रहे हैं? हम अगर देखें ना, अभी ग्लोबली अगर देखें तो जापान में एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए उनको वो 11.7 लोगों की टेस्ट करते हैं जापान में, which is one of the highest that you can see. इटली में 6.7 टेस्ट होते हैं तो एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। अमेरिका में 5.3 टेस्ट करना पड़ता है, एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। यूके में 3.4 एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। हमारे देश में हम तकरीबन 24 टेस्ट कर रहे हैं एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए।
हमको ये समझना पड़ेगा कि 24 अगर हमको पूछा तो 24 यानी 23 लोगों की टेस्ट तो हम ऐसे ही वो निगेटिव आ रहे हैं, फिर भी हम कर रहे हैं। तो नंबर्स के इसमें ये कहना बहुत कठिन रहेगा, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बेस अगर आप पकड़े तो वो तो 135 करोड़ 30 करोड़, वो पॉपुलेशन बेस को सब वल्नरेबल उतने नहीं है। हम अभी भी क्या कर रहे हैं, देश को अलग अलग जोन्स में बांट रहे हैं, किसको हॉटस्पॉट बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे। 330 या ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां कोई भी केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन का बेस पकड़ के मैं टेस्टिंग के बारे में बोलना मुश्किल है। मैडम, मैं ऐड करना चाहूँगा, एक्चुअली एक पर्टिकुलर डेटा को कई तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। हमारा एफर्ट ये है कि कोई भी पॉजिटिव केस हमारी पकड़ से ना छूटे, और उसके तहत जैसे कि इससे पहले डॉक्टर गंगा खेड़कर साहब ने बताया है, एक प्रॉपरली डिफाइंड क्राइटेरिया है, और उस क्राइटेरिया के तहत जैसे इन्होंने बताया कि अगर हम देखें कि दूसरे देशों की तुलना में हमारे यहाँ अगर 24 पेशेंट को हमने टेस्ट किया, 24 सिम्टोमेटिक लोगों को टेस्ट किया, तब जाकर हमारे को एक पॉजिटिव मिला, तो इट इज ए क्लियर इंडिकेशन कि हमारे देश में बिकॉज ऑफ द एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट, एडवांस एक्शन प्राइमरली, हम लोग कुछ हद तक इसको कंटेन कर पाए हैं। It is not about absolute number of testing which will be our defining criteria. What is important कि हमारे containment measures linked with testing overall हमारे को क्या आउटपुट दे रहे हैं। एक सवाल यहां और भी है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक भारत ने सैंपल टेस्ट करने की अपनी क्षमता में विस्तार जरूर किया है, लेकिन उस टेस्ट का रिजल्ट आने में कितना समय लग रहा है? क्या जो टेस्ट रिजल्ट 7-8 घंटे में आने चाहिए उतने ही समय में आ रहे हैं, या फिर रिजल्ट आने में 24 घंटे 36 घंटे के समय लग रहे हैं? ये सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल के भाषण में टेस्ट लैब की संख्या जरूर बताई, मगर सैंपल टेस्ट करने के बारे में एक शब्द नहीं कहा। 15 अप्रैल तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत भर में 2,74,599 सैंपल टेस्ट हुए। 8 अप्रैल तक 1,27,919 सैंपल टेस्ट हुए थे। एक हफ्ते में 1,46,680 सैंपल टेस्ट हुए। हर दिन का औसत अब 20,000 से अधिक टेस्ट का हो गया है। तालाबंदी और टेस्ट, पूरी दुनिया के सामने यही दो हथियार हैं कोरोना से लड़ने के। दक्षिण कोरिया ने तालाबंदी की जगह टेस्ट का रास्ता अपनाया और उससे जुड़ी रणनीतियों का रास्ता अपनाया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक व्यक्ति किस किस के संपर्क में आया, इसकी सूचना की पारदर्शिता से और समय रहते एक्शन लेने से दक्षिण कोरिया ने अपने यहां कोरोना के विस्तार को काबू में लाने का प्रयास किया, लेकिन उसके मॉडल को भी जर्मनी ने पीछे छोड़ दिया। जर्मनी अब 18 लाख टेस्ट कर चुका है। पर एक और देश है जिसकी बात करनी चाहिए, वो है ताइवान। ताइवान चीन के बगल का देश है और शुरू में कहा गया कि चाइना के बाद, चीन के बाद सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित होने वाला देश अगर कोई होगा तो ताइवान होगा, लेकिन ताइवान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ताइवान ने तालाबंदी नहीं की और ताइवान ने बहुत ज्यादा टेस्ट भी नहीं किए। तो ताइवान ने ऐसा क्या किया कि अभी तक वहां पर मरने वालों की संख्या दोहरे अंक में भी नहीं पहुंची है और संक्रमित मरीजों की संख्या 400 भी नहीं पहुंची है। तो 2.5 करोड़ की आबादी वाले ताइवान ने ऐसा क्या कर दिखाया कि उसने कोरोना को बगैर तालाबंदी और बगैर बहुत ज्यादा टेस्ट के काबू में कर लिया। ताइवान के 8.5 लाख लोग चीन में रहते हैं। इसकी राजधानी ताइपेई से वुहान के बीच हफ्ते में दर्जनों उड़ानें थीं। जैसे ही 31 दिसंबर को वुहान में संक्रमण फैलने की खबर आई, ताइवान ने चीन से आने वाली उड़ानों को सीमित कर दिया। तब तक कोरोना का नाम कोविड-19 भी नहीं पड़ा था, अज्ञात विषाणु कहा जाता था। ताइवान ने चीन से आने वाले हर नागरिक की स्क्रीनिंग शुरू कर दी, क्वारंटीन पर भेजा जाने लगा। 2003 के सार्स के अनुभवों से सीखकर ताइवान ने नेशनल हेल्थ कमांड सेंटर बनाया है, जिसे 20 जनवरी को ही सक्रिय कर दिया गया। उसके तहत सेंट्रल एपिडेमिक कमांड सेंटर को एक्टिव कर दिया गया और ताइवान तेजी से फैसले लेने लगा। सारा मंत्रिमंडल एक साथ मिलकर एक तरह की नीतियां बनाने लगा और लागू करने लगा। ताइवान के स्वास्थ्य मंत्री इस कमांड सेंटर का नेतृत्व संभालने लगे।
सारी सीमाओं को सील कर दिया गया और नियमित प्रेस ब्रीफिंग होने लगी। चीन के फैलाए गए फेक न्यूज से लड़ने के लिए भी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली। 10 फरवरी को जब ताइवान में 16 मामले ही सामने आए और चीन में 31,000, तभी ताइवान ने चीन से जुड़ी सभी उड़ानें रद्द कर दी। चीन, हांगकांग और मकाऊ से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन में भेजा जाने लगा। उस वक्त भारत में ट्रंप की रैली की तैयारी हो रही थी और मध्य प्रदेश में सरकार गिराई जा रही थी। मीडिया अहमदाबाद में जाकर ट्रंप के पोस्टर और स्टेडियम दिखा रहा था। भारत के टीवी चैनलों पर कोरोना अंतर्राष्ट्रीय खबर होने के बाद भी मामूली खबर थी। ताइवान के डिजिटल मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए हर जरूरी डेटा को एक दूसरे से जोड़ दिया। बीमा कंपनियों से विदेशों से आने वाले और विदेश यात्रा करने वालों का डेटा लिया गया और वीजा विभाग से जानकारी ली गई। 18 फरवरी से ही तमाम जानकारियां अस्पताल से लेकर क्लिनिक और दवा की दुकानों को उपलब्ध करा दी गई, ताकि जो भी मरीज जाए उसकी यात्राओं का इतिहास सबके पास पहले से मौजूद रहे। ऐसे लोगों के शरीर का तापमान लिया जाने लगा और क्वारंटीन पर भेजा जाने लगा। आमतौर पर सरकारें ऐसी सूचनाओं का इस्तेमाल नागरिकों पर नियंत्रण करने के लिए करती हैं, मगर ताइवान ने इस मामले में अपनी जनता का विश्वास हासिल किया है। वहां सरकार ऐसा सिर्फ आपदा के समय ही कर सकती है। लोगों को फोन पर अलर्ट जाने लगा कि किस इलाके में जाना ठीक रहेगा और कहां पर मास्क मिलेगा। दूसरी तरफ सरकार ने निर्यात बंद कर अपने स्तर पर उत्पादन शुरू कर दिया। जनवरी बीतते बीतते ताइवान के पास 4.5 करोड़ सर्जिकल मास्क हो गए, 2 करोड़ N95 मास्क और 1000 नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम बना लिए गए। ये खास तरह का कमरा होता है जो हवा का दबाव इतना कम रखता है कि प्रदूषित हवा, संक्रमित हवा बाहर निकल जाती है। जल्दी ही ताइवान के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया कि ताइवान एक दिन में 1 करोड़ मास्क बना सकता है। यह तुलना करने के लिए नहीं है, लेकिन देखने के लिए है, सीखने के लिए है कि दुनिया के बाकी देशों ने जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में क्या एक्शन लिया और इससे उनकी लड़ाई कितनी बेहतर हुई। ताइवान को लेकर हमने जितनी भी वेबसाइट पर आर्टिकल या लेख या रिपोर्टिंग पढ़ी है, उसमें 4 चीजें कॉमन थी। सब में एक बात आ रही थी कि डेमोक्रेसी, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी, यानी लोकतंत्र, विश्वास, पारदर्शिता और तकनीक, इन 4 के दम पर ताइवान ने कोरोना को काबू में किया। ताइवान में पढ़े लिखे लोगों को भी चुनने की परंपरा है। वहां पर जो राष्ट्रपति हैं वो LSE लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पढ़े हुए हैं, PhD हैं, और जो उपराष्ट्रपति हैं ताइवान के वो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, महामारी के विशेषज्ञ कहा जाता है उन्हें। इन सब चीजों को भी हमें जानना चाहिए। इसके संदर्भ में अगर भारत भले ये दावा करे कि उसके यहां कोरोना के संक्रमण के बढ़ने की रफ्तार कम है, तो उन दावों पर जरा ध्यान से गौर भी करना चाहिए। और अगर भारत ये कहे कि उसने अपनी तैयारी समय के साथ या समय से पहले शुरू की, तो इन दावों पर और गौर से देखना चाहिए कि इनमें कितनी सच्चाई है। अब हम आते हैं उस खूबसूरत भारत की तरफ जो इस संकट में भी अपनी बेहतर क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है। बेशक सरकारें लाखों की संख्या में लोगों को भोजन उपलब्ध करा रही हैं, लेकिन उनके मुकाबले आम लोग भी किसी से कम नहीं हैं। अपने पैसे से आस पड़ोस के लोगों को अनाज पहुंचा रहे हैं, खिला रहे हैं, किसी को नगद दे रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या भारत में अनगिनत है, लाजवाब लोग हैं। अब्दुल रहमान और उनके ग्रुप के सदस्य 25 मार्च से ही जामिया इलाके में हर दिन 1200 लोगों को सुबह शाम खाना खिला रहे हैं। लंच में वेज बिरयानी खिलाते हैं और डिनर में डबल रोटी। अबुल फजल एनक्लेव के आसपास के मजदूरों को खाना खिलाते हैं। सभी धर्म के इसमें शामिल होते हैं। अपने और अपने साथियों के दम पर यह अभियान चल रहा है। रहमान जैसे अनगिनत लोग भारत में इस वक्त सामाजिक सुरक्षा का कार्यक्रम अपनी जेब से चला रहे हैं। ठीक है कि बहुत से लोग मदद करते हुए की तस्वीर खिंचा लेते हैं, मगर इसमें स्वार्थ नहीं देखा जाना चाहिए।
अपना मनोबल बढ़ाने के लिए वो करते होंगे, लोगों को बताने के लिए। ये अच्छी बात है। सरकारें अपनी तरफ से खिला रही हैं, मगर वो कम पड़ जा रहा है। दिल्ली सरकार 9 लाख लोगों को एक वक्त का खाना खिला रही है। छोटी संख्या तो नहीं है, मामूली नहीं है, लेकिन इसके बाद भी बहुत से लोगों तक भोजन नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस कमी को कौन भर रहा है? बहुत से ऐसे अनगिनत संगठन हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने तो कमाल ही कर दिया है। पश्चिमी दिल्ली में कमेटी का गुरुद्वारा नहीं था तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ही किचन की व्यवस्था कर दी गई और खयाला, विष्णु गार्डन के मजदूरों और गरीबों के लिए भोजन बनने लगा। गुरुद्वारों में लंगर के कारण किचन का व्यापक सिस्टम तो पहले से होता ही है, मगर कोरोना के कारण लंगर बंद हैं। शारीरिक दूरी का पालन करना है, इसलिए यहाँ खाना बनता है और अलग अलग जगहों पर जाकर बंटता है। कभी प्रशासनिक अधिकारी तो कभी पुलिस तो कभी एनजीओ वाले जो भी मांग करते हैं उतने पैकेट्स दे दिए जाते हैं। देश भर से लोग सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को अनाज भेज रहे हैं, चीनी भेज रहे हैं, घी भेज रहे हैं, तेल भेज रहे हैं। रकाबगंज गुरुद्वारा के पास 50,000 वर्ग फुट का गोदाम है, जहां 10-12 ट्रक एक साथ सामान उतार सकते हैं। हर सामान लोगों की सेवा की भावना से आता है और आम लोगों की सेवा में चला जाता है। सरकार से एक पैसा लिए बगैर गुरुद्वारा सिस्टम हर संकट के वक्त हैरान कर रहा है। जम्मू कश्मीर में जब बाढ़ आई थी तब यहां से 1 लाख लोगों का खाना पैक होकर हवाई जहाज से जाता था। दिल्ली दंगों में भी सेवा भाव की काफी आलोचना हुई, सोशल मीडिया पर बुरा भला कहा गया, मगर जो सेवादार हैं वो आधार कार्ड और धर्म देखकर सेवा नहीं करते। शरद शर्मा की यह रिपोर्ट देखिए। यह मॉडल बता रहा है कि बाकी संगठन भी इस रास्ते पर चलें तो किसी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। 1.5 लाख लोगों के खाने का इंतजाम ये कैसे होता है, देखिए शरद की रिपोर्ट। दिल्ली का सबसे मशहूर गुरुद्वारा बंगला साहिब। आम दिनों में यहाँ लगभग हर समय लंगर चला करता था। खाने के लिए बैठे लोगों की लंबी लाइन होती थी। कोरोना संकट के दौर में यहाँ वो लाइन तो नहीं है, लेकिन लंगर किचन में आज भी जरूरतमंदों के लिए बड़ी मात्रा में खाना बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े कढ़ा, हंडिया में कढ़ी, दाल और चावल बन रहे हैं। रोटियां हाथ से भी बन रही हैं, मशीन से भी। कम समय में ज्यादा लोगों को खिलाने के लिए रोटियां मशीन से बन रही हैं। इस मशीन में गूंथा हुआ आटा डाला जाता है और इसके बाद कुछ इस तरह रोटी तैयार होकर निकलती है। ये मशीन 1 घंटे में 4000 रोटियां बनाती है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा बताते हैं कि दिल्ली के 4 गुरुद्वारे और कमेटी के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में रोजाना कुल 1,60,000 लोगों के लिए खाना सेवार्थ बनाया जा रहा है। हमारी इस वक्त 5 किचन हमने चालू की हैं। ये बंगला साहब की है। इसी तरह जो शीशगंज साहब की गुरुद्वारा है, वहाँ चांदनी चौक, जो पुरानी दिल्ली, लाल किला, सब वहाँ लोगों को दे रहे हैं। नॉर्थ दिल्ली में जितना आजादपुर का सारा वो एरिया है वो नानकदेव गुरुद्वारा से दे रहे हैं। वेस्ट दिल्ली का जो एरिया, उसके लिए हमने स्पेशल एक किचन बनाई है। हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके अंदर हमने एक स्पेशल किचन बनाई है, जहाँ से 30,000, 40,000, 50,000 जितने लोगों की हमसे सरकार मांग करती है, दिल्ली पुलिस हम उनको देते हैं। इसी तरह साउथ दिल्ली का हमारा गुरुद्वारा नानकदेव साहब, वहाँ से लंगर बन के जा रहा है। तो दिन के अंदर 1,60,000 लोगों को ये रसद जो है लंगर के रूप में पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं, पैक्ड फूड और फ्रेश फूड। मनजिंदर सिंह सिरसा बताते हैं कि प्रति व्यक्ति खाने का खर्च करीब 10 रुपए भी माने तो रोजाना 16 लाख रुपए का खर्च बैठता है। लेकिन खास बात यह है कि सिख समाज और गैर सिख समाज दोनों ही बड़े स्तर पर आर्थिक मदद कर रहे हैं, जिसके चलते गुरुद्वारे में राशन का स्टॉक इतना है कि रखने की भी जगह नहीं है। देखिए, औसतन तकरीबन 10 रुपए पर पर्सन खर्च आता है। अच्छा, तो आप समझिए जितने लाख का बनेगा उतना इंटू 10 हो जाएगा। अगर 1 लाख का है तो 10 लाख में बनेगा, 1.5 लाख का है तो 15 लाख में। लेकिन ये सारा कोई हम नहीं खर्चते। ये सारी जो संगत है वो रसद देती है। ये जो सब संगत की तरफ से सेवा है। ये दिल्ली के लोगों की सेवा, ये हमारा को अपना नहीं। और ऐसा नहीं कि सिख ही खाली करते हैं, जितना सिख करते हैं उतना ही गैर सिख भी करते हैं। तो इसमें गुरुद्वारे के अंदर ये भेदभाव नहीं है कि सिख आके सेवा कर रहे हैं, सिख माया दे रहे हैं या सिख रसद दे रहे हैं। लोग हमें ट्रक के ट्रक भर के चावल के दे जाते हैं। ट्रक के ट्रक, एक आदमी का फोन आया जी कि हमें चीनी भेजनी है। हमने कहा 1 ट्रक भेज दो। कह रहे 1 ट्रक से क्या बनेगा? मैंने कहा जी 2 ट्रक भेज दो। कह रहे 2 ट्रक से क्या बनेगा?
गुरुद्वारा से लंगर दिल्ली सरकार या प्रशासन को बांटने के लिए भेज दिया जाता है। दोपहर के करीब 12 बज रहे हैं। नई दिल्ली के गोल्डा खाने के पास एनडीएमसी स्कूल के बाहर खाने वालों की लाइन लगी हुई है। गुरुद्वारा से आए खाने के साथ दिल्ली सरकार फ्रूटी भी बांट रही है। यहाँ माजा भी बट रही है, तो कि केवल आज है या मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी है इस वजह से है? नहीं, रेगुलर है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, करीब करीब सभी जगहों पे या तो फल या माजा कुछ न कुछ दिया जाता है साथ में। यहाँ खाने वालों में मजदूर भी हैं और मजबूर भी। लोग खाना खा भी रहे हैं और घर भी ले जा रहे हैं। क्या करते हैं आप, कहाँ रहते हैं? मैं होटल में काम करता हूँ। अच्छा, पहाड़गंज में। होटल बंद है तो मैं होटल में ही रहता था एक्चुअली, वहीं पे था। होटल थोड़ा बंद हो गया। अच्छा, तो अब थोड़ी दिक्कत चल रही है। मिस्त्री करते हैं हम। नारायण दास। हाँ। अच्छा, क्या मिस्त्री हैं आप? हाँ। मिस्त्री कहाँ के? यहीं दिल्ली में टाइल लगाते हैं ना। टाइल लगाते हैं? हाँ। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है आपकी? अभी स्थिति है कि काम धंधा नहीं चल रहा सारा कुछ। अच्छा, न पैसे मिले, अब यही खाने के लिए आ रहे बस। No, I'm not guide. I'm basically tour operator. अच्छा, आप टूर ऑपरेटर हैं? अच्छा, I'm just coming from Mumbai. बॉम्बे से। तो मतलब कोई फिर व्यवस्था नहीं है यहाँ पे खाने पीने की कुछ भी? फिलहाल तो नहीं, मैं तो फंस गया कि मुझे तो कहीं और जाना था, लेकिन जा नहीं पाया। अच्छा, डेली यहीं खाना खाते हैं? हाँ, डेली यहीं खाना खाता हूँ। तो खाना कैसा है यहाँ पर? खाना सही मिल रहा, दाल चावल रोटी। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं व्यवस्था में? नहीं सर, दिक्कत कोई नहीं। सेवा की कोई कीमत नहीं होती, सेवा तो अनमोल ही होती है, लेकिन हाँ, खाने की कीमत होती है, राशन की कीमत होती है और ज़रूर होती है। इसलिए जो लोग भी समर्थ हैं वो इस मुश्किल समय में कुछ दान ज़रूर करें, क्योंकि कहावत है कि लिया हुआ ज्ञान और दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। टेलीविजन ने बहुत कोशिश की और शायद सफलता भी मिली होगी उन्हें। दुखद है कि कोरोना के बहाने समाज में हिंदू मुस्लिम की खाई को गहरी कर दी जाए, लेकिन आम लोग, अब भी ऐसे बहुत से लोग हैं आम लोगों में जो इस खेल को समझते हैं। रविश रंजन शुक्ल की ये रिपोर्ट देखिए। जब तालाबंदी के कारण आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर फंस गए तो पास के मुस्लिम मोहल्ले के लोगों ने उनके लिए क्या किया। घर में 1 रुपया नहीं है कि हम लोग परत चाहे साबुन खरीदे, चाहे कोई सब्जी खरीदे, चाहे चाउर चाहे आटा खरीद कर हम लोग खाए। ठीक है, जो हमारा घर वाला है लोग जाकर बाहर में फंस गए हैं, तो वहाँ तो खा रहे हैं लोग, पी रहे हैं लोग, फिर उसको बच्चा क्या खाएगी, उसका परिवार क्या खाएंगे। हापुड़ की आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करने वाले ये सुग्रीव चौधरी हैं। सुग्रीव चौधरी अपने 10 साथियों समेत हापुड़ में हैं और इनकी बीवी, 4 बच्चे और एक बूढ़ी माँ पश्चिमी चंपारण के छोटे से गांव पतिलार में हैं। सुग्रीव, नंदलाल चौधरी समेत 10 मजदूर फिलहाल हापुड़ के सरावनी गांव में रुके हैं, लेकिन इनके परिवार 1000 किलोमीटर दूर पतिलार और बिसरवा जैसे गांव में रहते हैं। इनके परिवार के पास ना तो राशन है और ना ही पैसे। हम लोग का दिक्कत यहाँ पर नहीं है, बाकी घर पर दिक्कत है, बाल बच्चे मर रहे हैं भूखे, यही दिक्कत है। किस गांव में आपका परिवार रहता है? कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे 4 बच्चे हैं, एक बीवी है। कौन सा गांव है? बिसामरापुर गांव है। तो वहाँ कुछ नहीं मिल पा रहा? कुछ नहीं मिलता है सर। कैसी हालत है आपकी? बात होती है फोन से बात करते हैं तो सब रोता है सब, जो हम लोग राशन पानी नहीं मिलता है, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे पेट भरेंगे। ये तुम लोग जिस हालत में है उस हालत में घर पर आ जाओ। तो आप जा तो पाएंगे नहीं? अभी हमने देखा कि पुलिस भी आई थी आपको। जी, तो हम लोग पैदल चले जाएंगे, चाहे साइकिल व्यवस्था करेंगे, हम लोग जाएंगे किसी हालत में, घर पर चले जाएंगे हम लोग। बीते महीने लॉकडाउन के बाद ये लोग भूखे प्यासे पैदल ही पश्चिमी चंपारण जा रहे थे, लेकिन मुस्लिम आबादी वाले इस गांव के लोगों ने समझाया। शादाब चौधरी जैसे लोगों ने अपने रिश्तेदार का घर, महीने भर का राशन और गैस चूल्हा तक दे दिया। तब से ये मजदूर गांव में ही रुके हैं, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा है, इन मजदूरों का बिहार में रहने वाला परिवार दाने दाने को मोहताज होता जा रहा है। बच्चे है, बीवी है, हम है,
ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, कोई नहीं है। उसको देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। 14 तारीख को जो उम्मीद थी लॉकडाउन खुल जाएगा तो इन लोग ये मान गए थे, लेकिन अब कल से मैं परसों से देख रहा हूँ इनको कि शायद लगता है इनको कहीं ना कहीं दर्द है। ये सरकार को सोचना भी चाहिए। इनकी जब मैं इनके पास रात आया था मैंने समझा कि रुक जाइए, तो आंखें नम हो गई, रोने लगे और हम भी निराश होने लगे कि काश हम ऐसी जगह होते अपने परिवार से दूर तो शायद हम पे भी यही बीतती। अब गांव के बड़े बुजुर्ग इन मजदूरों को अपने घर में बुलाकर समझा रहे हैं। इलाके के दरोगा भी आकर लॉकडाउन की सख्ती बता रहे हैं, लेकिन बिहार में भूखमरी की दहलीज पर बैठे अपने परिवार के लिए सुग्रीव और नंदलाल जैसे मजदूर हापुड़ के सनावरी गांव की दहलीज छोड़कर पैदल ही बिहार जाने की जिद कर रहे हैं। सबसे बड़ी इनकी दिक्कत यह है कि जो बिहार में इनका परिवार रहता है वहां अगर अच्छे तरीके से मदद पहुंच जाए तो शायद ये लोग यहां से जाने की कोशिश न करें। हापुड़ से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इन्हीं सब खूबसूरत कहानियों के चलते इस संकट के दौर में छाई हुई निराशा और उदासियां कम होती हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई से, मामूली कमाई से पूरे देश का मूड अच्छा कर देते हैं। बाकी ब्रेक के बाद। हम अपनी रिपोर्ट में लगातार देख रहे हैं कि तालाबंदी के कारण मजदूरों को कितनी तरह की समस्या हुई है और हर रिपोर्ट जाकर भूख पर टिक जाती है कि वो भूखे थे इसलिए बाहर आए, वो उनके पास खाने के लिए नहीं था मगर लोगों ने खाने का इंतज़ाम कर दिया। क्या हम मजदूरों की समस्याओं को ठीक ठीक जानते हैं? बेंगलुरु से काम करने वाली एक संस्था स्वर्ण ने इन चीज़ों पर अध्ययन किया है। हमारे साथ राजेंद्र राजन साहब हैं जो इस संस्था के लिए काम भी करते हैं और इन्होंने देखने का प्रयास किया है कि आखिर मजदूरों के पर क्या बीती है। राजेंद्र साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप बता सकते हैं कि कितना सैंपल है आपके पास जो आपने सर्वे किया है और उसमें मुख्य बातें क्या निकल कर आई हैं? बहुत बहुत शुक्रिया रवीश जी। पहली बात तो ये है कि ये मैं सर्वे नहीं कहूँगा इसे, हम एक्टिवली जो लोग मसले में हैं, जो मुश्किलात में है, वो हमें कॉल आउट करते हैं और हमें उनको मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक रिलीफ एफर्ट से ही ये निकला है और इस पे अभी मेरे ख्याल से 70 से ज़्यादा अभी हमारे साथ वॉलंटियर हैं जो एक साथ हम काम कर रहे हैं। तो उस बात आते हैं कि 3 दिन बाद हम जब ये काम करना शुरू किए तो लोगों से जब कॉल बढ़ता गया, मजदूरों की संख्या जो बढ़ती गई, तब हमने थोड़ा सिस्टमैटिकली इसको सोचा कि इसको हम किस तरीके से डॉक्यूमेंट करें ताकि इसको हम आगे इसके रिलीफ के काम में भी ये मदद आएगी तभी। तो 27 मार्च से लेके अभी तक 13 अप्रैल तक का जो डेटा है उससे ये हमें पता चला है कि 50% लोगों के पास राशन सिर्फ 1 दिन का बचा हुआ है और ये 8 अप्रैल से अगर 13 अप्रैल वो जो तीसरा हफ्ता, जो लॉकडाउन का जो तीसरा हफ्ता है, उस दरमियान अगर हम देखेंगे तो 8 अप्रैल को 36% लोगों ने ये कहा था कि उनके पास सिर्फ 1 दिन का राशन है और वो एक हफ्ते में वो बढ़ के 13 अप्रैल को वो हो गया 50% लोगों ने कहा कि उनके पास सिर्फ 1 दिन का राशन बचा हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कुछ आंकड़े बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं कि 74% लोगों के पास 200 रुपए से कम उनके पास पैसा पड़ा हुआ है और अगर ये सारे दिहाड़ी मजदूर हैं सारे, उनको दिन में 400 रुपए ही मिलता है और 400 रुपए उनको दिन में मिलता है। अभी 200 रुपए पड़े हैं और अभी और 3 हफ्ता उनको इस 200 रुपए में ही निकालने हैं। और ये सारी संख्या जो हम बता रहे हैं ये तकरीबन 11,000 मजदूरों से बात किया है। अलग अलग संख्या के रेस्पॉन्स रेट अलग हैं लेकिन कुल मिला के यही कोई 11,000 मजदूरों से हमने बात किया होगा। और पर राजेंद्र जी आप कह रहे हैं कि आप बात बोलिए पूछिए। सॉरी, आप कह रहे हैं कि 74% जिन 11,000 लोगों से बात की आपने अलग अलग राज्यों के मजदूरों से, उनके पास सिर्फ 200 रुपए बचे हैं। क्या आपके सर्वे में ये बात भी आई कि इनमें से कई सरकारों ने पैसे दिए हैं
किसी ने 500, किसी ने 1500, किसी ने 1000, कहीं 2500, अलग अलग रेंज में। तो ये वो पैसा उन्हें मिला है और उसका स्टेटस ये माना जाए कि अब उनके पास वो पैसा खत्म हो गया है। जो जितने मजदूरों से हमने बात किया है उनमें तकरीबन 99% मजदूरों, 99% से ज्यादा मजदूरों के पास सरकारी पैसा अभी तक पहुंचा नहीं है। कुल मिला के मेरे ख्याल 11,000 में यही कोई 30 या 32 लोग हैं जिनके पास सरकारी पैसा पहुंचा है। उसमें से भी ज्यादातर जिनके पास पहुंचा है वो 30 लोगों में ज्यादा की संख्या है जो बिहार सरकार ने एक लागू किया है, जैसे 1000 रुपए का कैश ट्रांसफर उनके खाते में गया है। सो मेरे ख्याल से आप अगर ये पूछें तो 11,000 में यही कोई मान लीजिए 25-30 लोगों के पास पैसा पहुंचा होगा। तो बिहार सरकार ने 7 लाख लोगों को के खाते में पैसा पहुंचाने का दावा किया है और यूपी का भी मैं देख रहा हूं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि कई लाख लोगों को, काफी बड़ी संख्या है वो, अभी मुझे याद नहीं है, पर उनके खाते में पैसे डाले गए हैं। मनरेगा का बकाया भी उनके खाते में डाला गया है, जनधन का पैसा तो है ही। हमारे पास जितने भी यूपी से जितने भी कॉल आए हैं उसमें से किसी को भी अभी तक वो यूपी सरकार का पैसा मिला नहीं है। और रही बात जनधन की, हमारे जितने 11,000 मजदूरों में से जनधन का जो पैसा है वो सिर्फ 500 रुपए और सिर्फ महिलाओं के खाते में जा रहा है। उसमें से हमारे जितने भी महिला या बच्चों से बात किया उनमें सिर्फ 2 महिलाएं हैं जिनके खाते में जनधन का पैसा पहुंचा है। ये तो, पर राजेंद्र जी ये बात बताइए कि कई सरकारों ने 20 किलो 25 किलो फ्री में अनाज देने का ऐलान किया था, तो क्या ये अनाज उन्हें मिल रहा है राशन की दुकानों पर? जैसे मेरे गृह जिले से किसी ने पत्र लिखा है कि 400 लोग हैं और उन्हें कई साल से राशन नहीं मिला है, तो वो बार बार अपील कर रहे हैं कि हम भूखे मर जाएंगे, हमें अनाज दिलाइए। पर ये तो मैंने जिक्र कर दिया चूंकि आपसे बात हो रही थी, पर जो सरकारों ने मुफ्त अनाज देने का जो ऐलान किया था, क्या उसका भी सैंपल इस 11,000 में पर्याप्त नहीं दिखता है? जी, ये राज्य में थोड़ा फर्क है। जो हमें दिखा कि महाराष्ट्र में स्थिति सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र और यूपी में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर, जितने लोगों ने हमें कॉल किया है उनमें से बता सकता हूँ सबसे गंभीर है। अब राशन का अगर हमने देखा, हमने लोगों से, मजदूरों से जब वो कॉल किए हमें, तो हमने उनसे पूछा कि आपको सरकार से राशन मिला है कि नहीं मिला है। तो 8 अप्रैल तक 1% लोगों ने कहा कि उनको सरकार से राशन मिला था और 13 अप्रैल को 4% लोगों ने कहा कि उनको सरकार से राशन मिला था। यानी कि लॉकडाउन के तीसरे हफ्ते में सिर्फ 3% ज्यादा लोगों को राशन उनको सरकार की तरफ से मिला था। ये तो अच्छा, ये जो मजदूर हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं, ये अपने गांव लौट आए हैं या उन्हीं शहरों में हैं जहां वो पहले काम करते थे? जी, वो शहरों में फंसे हुए हैं सारे। ज्यादातर 30% मजदूर जिनसे हमने बात किया है वो झारखंड से हैं और तकरीबन 25-26% लोग बिहार से हैं। और ये सारे लोग अभी बेंगलोर, बम्बई, दिल्ली, हरियाणा, लुधियाना यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो वो अपने गांव जा नहीं पा रहे हैं और उनकी मानसिक स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि वो उनको ये भी नहीं पता कि कब लॉकडाउन खत्म होगा और लॉकडाउन तक कब उनका पैसा सब खत्म हो गया है। तो वो अभी फंसे ही हैं दूसरे शहरों में। जी, पर मजदूर जो हैं वो, उन्हें लग रहा है कि उनकी जो सरकारें हैं, कई सरकारों के अब फैसले हैं, हम लोग तो देखते हैं, वो उनके हित में ज्यादा मदद कर रही हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ, मजदूरों से जब बात किया तो ऐसा कुछ पता ही नहीं चला। मजदूर तो बस इस हालात में है कि कुछ तो हो जाए, कुछ तो मिल जाए, हमें कुछ राशन कहीं से मिल जाए, हमें कुछ पैसा कहीं से मिल जाए, तो हम कम से कम कुछ दिन का गुजारा तो हो जाएगा। वो इस स्थिति में है। पर राजेंद्र जी, कुछ तो जैसे आपसे बात करने से पता चला कि लोगों के पास इस 11,000 के सैंपल में अनाज कम बचा है, 1 दिन का अनाज है, पैसा जो है वो 200 रुपया बचा है और सरकारी पैसा उन तक ज्यादा बड़े प्रतिशत तक नहीं पहुंचा है, आप ये कह रहे हैं। क्या ऐसी कोई और बात भी है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए और जो सरकार के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो समय रहते अपनी नीतियों को या फिर अपने फैसलों में कुछ कसाव ला सकते हैं, कुछ कड़ाई कर सकते हैं? देखिए, मैं तो कहूंगा मुख्य बिंदु ये है कि पहली बात तो राशन के लिए राशन कार्ड अनिवार्य ना करें, यूनिवर्सलाइज कर दें राशन को, सबको राशन वितरण दिया जाए।
अभी हाल ही में एक और पता चला है कि हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोगों के पास जो राशन उनको मिलना चाहिए लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। तो अगर अभी ये मौका है कि हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में 77 मेट्रिक मिलियन टन पड़े हुए हैं, अनाज पड़े हुए हैं, तो ये वक्त है कि राशन को यूनिवर्सलाइज कर दें, सबको बिना राशन कार्ड के सबको अभी राशन दिया जाए। और जहां तक कैश की और कोई कुछ तरीके से उनका लिखा जाए कि अच्छा कौन है, कहां से है, ताकि ये ना हो कि एक आदमी 20 किलो राशन लेके चले जाए, क्योंकि बहुत सब लोगों को राशन की जरूरत है। पहली बात तो वो। दूसरी बात ये कि राशन जहां पे वितरण किया जाए उसको सेंट्रलाइज ना करें, उसको अलग अलग जगह पे बांट दिया जाए। हर आंगनवाड़ी में, हर पंचायत में, हर पब्लिक जो गवर्नमेंट का जो संस्था है वहां पे राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाए, सिर्फ राशन शॉप तक ही ना रखें। दूसरी बात यह कि लोगों को कैश की बहुत जरूरत है और इस स्थिति में हमें रूरल और अर्बन को थोड़ा अलग देखना पड़ेगा, क्योंकि अर्बन एरिया में जो दिहाड़ी मजदूर जो फंसे हुए जो माइग्रेंट लेबर हैं, वो उनके पास ज्यादातर लोगों के पास कुछ ना कुछ सुविधा है कि वो जाके एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। तो उनके लिए 7,000 रुपए कम से कम हर एक महीने का 2 महीने के लिए उनको 7,000 रुपए का कैश ट्रांसफर किया जाए। और जो रूरल इंडिया में है उनको हाथ में जाके उनको कैश दिया जाए, क्योंकि रूरल इंडिया में बैंकों में बहुत भीड़ होती है, तो वो बैंक ब्रांच में जाके उठा नहीं सकते पैसा। और बायोमेट्रिक बिल्कुल ही ना करें, आधार बेस तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है वो आधार टच से फैलता है। तो बिना आधार बेस्ड सिस्टम के अगर हम लोगों के हाथ में अगर कैश पहुंचाया जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। लेकिन सिर्फ कैश ही नहीं, राशन भी दिया जाए जगह जगह पे, और हर आंगनवाड़ी या फिर आर्मी एरियाज बहुत है वहां पे हम फीडिंग सेंटर शुरू करें। और हमारे कुछ जस्ट सिंपल आंकड़े ये बताते हैं कि हर लाख लोगों के लिए अगर हम 70 फीडिंग सेंटर शुरू करें और 12 घंटा के लिए अगर वो फीडिंग सेंटर खुला रखें, तो मेरे ख्याल से ये भीड़ होने की जो स्थिति है वो भी उतनी गंभीर नहीं होगी। राजेंद्र जी, एक बात बता सकते हैं, अभी मैं जिससे भी बात करता हूं वो कहते हैं कि नहीं पर्याप्त दिया है, अनाज उनको दे दिया है 20 किलो 25 किलो 500,000 रुपया दे दिया है। तो ये कॉम्बिनेशन मिला के ये जो कॉम्बो ऑफर है, क्या इस वक्त के लिए पर्याप्त है क्या उनके परिवारों के आकार को देखते हुए? देखिए, जो ऑलरेडी गांव में पहुंच चुके हैं उनके लिए तो ठीक है, अभी राशन उनको वापस जाने की कोई संभावना नहीं है, जरूरत नहीं है। लेकिन जो फंसे हुए हैं दिल्ली बंबई, लेकिन वो जाना चाहते हैं झारखंड बिहार, उनके एक बार में स्थिति सोचिए, क्योंकि वो जहां पे रुके हैं, कई लोगों ने ये कहा है कि उनको मकान का भी, जहां पे रुके हैं उसका किराया भी देना पड़ेगा, और वापस जाने के लिए भी उनको सोचना पड़ेगा कि हमें कैश की जरूरत है कि हम वापस जाएं। तो सिर्फ राशन या सिर्फ कैश, दोनों अलग अलग ना समझें, दोनों का एक साथ कॉम्बो करके ही हम लोगों के लिए सोचना चाहिए, मजदूरों के लिए इस स्थिति में। तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र साहब, हमें अपने इस अध्ययन के बारे में बताने के लिए। पूरी दुनिया में जो सामाजिक लागत है, सोशल कॉस्ट है, इसका अध्ययन किया जा रहा है, और ज़्यादा बड़े बड़े उद्योगपतियों ने तो, उद्योगों के संगठन ने तो 10 लाख 15 लाख करोड़ की मांग की है। पर आप देखिए कि आबादी का प्रतिशत जहां ज़्यादा है, जो गरीब लोग हैं और निम्न मध्यम वर्गीय हैं, उन तक भोजन और पैसा पहुंचाने का कार्यक्रम कितने का था? कोई 1.25 लाख करोड़ का, उसमें से भी कुछ पैसे पुरानी योजनाओं की थी। तो ज़रूर सरकार को चाहिए कि इस सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दे, और गरीब मजदूर, इन लोगों के बात जिनकी मीडिया नहीं करता है, सरकार अपने राजनीतिक फायदे में भी इनकी बात ज़्यादा करे और इनका पेट भरे। आप देख रहे थे प्राइम टाइम, नमस्कार।